नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारा आज का खास कार्यक्रम है आधी आबादी पूरा हक। ये कहने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में ये कसक रही गई है कि आधी आबादी होने के साथ साथ पूरा घर संभालने, पूरे रिश्ते संभालने के साथ साथ पूरा हक हमें कहीं ना कहीं अभी भी नहीं मिल पाया है। हम सजती हैं, संवरती हैं, हम सजती हैं, संवरती हैं, हम सजाती हैं, संवारती हैं, हर मकान को घर बनाती हैं और परिवार में कई रिश्ते भी बनाती हैं। सदियों से हाशिए में है आधी आबादी, पूरे हक की तलबगार हैं हम। यही हकीकत है और यही सच्चाई है। कोशिश हमारी यही रहती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कि हर उस महिला का हम सम्मान करें जो विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अपने और समाज के लिए एक अहम काम कर रही हैं। आज का हमारा जो पैनल है वो ऐसी ही महिला शक्तियों को समर्पित है जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के हर उस तबके के लिए काम किया है जो या तो हक से वंचित रह गई हैं या फिर उनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं। तो चलिए मैं तारुफ करवा दूं अपनी आज की महिला मेहमानों का। सुदेशना रुहान से मैं शुरुआत करूंगी। सुदेशना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदेशना लगातार कैंसर पीड़ित महिलाओं और लोगों के लिए काम कर रही हैं और पूरी तरीके से समर्पित हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर गार्गी पांडे हैं जो कि पेशे से मनोवैज्ञानिक है और उनकी अपनी ज़िंदगी की वजह से उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए काम किया है जो कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं और निःशुल्क ये काम करती हैं उनके हक के लिए, उनकी सेहत के लिए। और नेहा यादव हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कुश्ती की खिलाड़ी ये रही हैं और एक ऐसे तबके से आती हैं जहाँ पर महिलाओं को ना तो खेलने का मौका मिल पाता है और ना ही आगे बढ़ने का मौका मिल पाता है। डॉक्टर प्रीति सतपथी हैं, विधि विशेषज्ञ हैं और कानून की पढ़ाई के साथ साथ कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं जहां पर महिलाओं के हक की आवाज़ उठाती हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर अनामिका सिंह हैं जो कि पार्षद है और पेशे से, प्रोफेशन से वो गायनेकोलॉजिस्ट है। तो ये खूबसूरती है महिलाओं की कि महिला हैं, पत्नी है, बहू हैं, घर भी संभाल रही हैं, पेशे भी से संभाल रही हैं और राजनीति में भी आप कदम रख रही हैं। डॉक्टर रश्मि दुबे हमारे साथ में है जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, खूबसूरती को और निखारती हैं, लेकिन इनके अपने चैलेंजेस हैं कि आज के समय में सुंदर दिखने की जो चाहत है लोगों की वो किस हद तक गई है और उस पर उन्हें खरा उतरना पड़ता है। और तरुणा साहू जी हैं जो कि वर्दी से मुझे नहीं लगता परिचय कराने की ज़रूरत है, इंस्पेक्टर हैं और साथ साथ लोक कला से भी जुड़ी हुई हैं। ये इनकी खूबसूरती है और महिला की सुरक्षा, महिला हक के लिए ये काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, इतना लंबा परिचय मुझे इसलिए देना पड़ा ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये कुछ एक ऐसे फील्ड है, कुछ फील्ड, क्योंकि बहुत से ऐसे फील्ड है जिसमें महिलाएं अपना परचम लहरा चुकी हैं। तो चलिए शुरुआत मैं करती हूँ डॉक्टर अनामिका सिंह से जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पार्षद भी हैं। डॉक्टर अनामिका, जब हम देखते हैं पार्षद ये जो शब्द है तो हमें लगता है कि पार्षद है कोई छोटी मोटी राजनीति है और राजनीति को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता रहा है महिलाओं के लिए हमेशा से। तो एक संभ्रांत परिवार की बहू और एक पेशे से डॉक्टर जब काम करती हैं पार्षद का, तो कितनी चुनौती होती है राजनीति करने के साथ साथ, अपने प्रोफेशन के साथ साथ घर की जिम्मेदारी के लिए। धन्यवाद ज्योति जी। देखिए, चैलेंजिंग तो है और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां उनको चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप कुछ भी करने घर से निकलें, आप अपने परिवार को छोड़ के जा रही हैं, आप अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हैं और एक जो मदर होने का गिल्ट है वो घर से आपके साथ बाहर निकल रहा है। और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगी कि हम जन्म के समय अम्बिलिकल कॉर्ड काट तो देते हैं, बट एक इनविजिबल अम्बिलिकल कॉर्ड है जो आपको अपने बच्चों से जुड़े रहती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ। तो उस गिल्ट के साथ बाहर निकलना, काम करना, और जो मेरी फील्ड है एज अ गायनेकोलॉजिस्ट 24/7 जॉब है। कभी भी लेबर पेन्स हो सकते हैं, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। फिर एज अ पार्षद ये भी अगेन 24/7 जॉब है। वार्ड में कहीं भी इमरजेंसीज हैं, कहीं किसी को कोई समस्या है, सबसे पहले उनको अपना पार्षद याद आता है कि नहीं, अगर घर में भी लड़ाई हो गई है तो महिलाओं को खासकर सबसे पहले याद आता है कि दीदी को फ़ोन करना है, बताना है, वो ज़रूर सहयोग करेंगी। घर के आसपास किसी ने कचरा फेंक दिया है, घर के आसपास किसी जानवर की मृत्यु हो गई है, तो मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक छोटे छोटे कामों के लिए एक पार्षद की याद आती है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि एक अच्छे परिवार से एजुकेटेड होने के बाद राजनीति में चैलेंज, तो मेरे ख्याल से आज ये समय की ज़रूरत है कि अच्छे परिवार सभी अच्छे होते हैं, लेकिन एक एजुकेशन जो है, एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन, एक एजुकेटेड लीडर जो है वो सामने आए। बिकॉज जो यूथ है, जो हमारी पब्लिक है, वो सब यही चाहती है कि उनकी बातों को भी समझा जाए और उनकी बातों को समझाने वाला भी कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव हो। तो
आई फील कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे पार्टी ने इतना अच्छा मौका दिया। और राजनीति गंदी होती है, ये अपनी विचारधारा है। मैं इस मामले में कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जितने लोग मिले बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने मुझे सराहा और मुझे आगे बढ़ाया, और आज भी प्रेरणा देते हैं कि आप काम अच्छा कर रही हैं और जैसा कर रही हैं आप चलते जाएं। तो कितनी अहम बात कही कि एक नहीं 3 फील्ड पे डॉक्टर अनामिका काम कर रहे हैं, वो भी 24 घंटे 7 दिन वाला प्रोफेशन है। ये नहीं कि 10 से 5 काम किया, शटर गिराया और घर चले गए। गायनोकोलॉजिस्ट के बाद जब हम बात करते हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को जन्म देने की एक जो जिम्मेदारी है महिला डॉक्टर की, वो निभा रही हैं। लेकिन उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उस माँ की हो जाती है। परिवार में चाहे कितने लोग क्यों ना हो, लेकिन बच्चा जब रोता है तो सब यही कहते हैं कि अरे मम्मी कहाँ है। और उस बच्चे के साथ अगर समस्या हो तो आप समझिए कि उस माँ के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो डॉक्टर गार्गी पांडे हैं जिनसे मैं मुखातिब होंगी, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड की केयर करना एक बहुत बड़ी बात है। जब बात करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं कि बच्चा स्वस्थ है तो सभी संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चे में अगर समस्या है, वो भी अगर किसी और का बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, तो समझिए कितनी चुनौती है। और उस फील्ड में काम करना अपने घर परिवार बच्चे के साथ में, वो भी निस्वार्थ भाव से, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम डॉक्टर गार्गी कर रही हैं। और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ बहुत लोगों को प्रेरणा भी वो देखती हैं। डॉक्टर गार्गी, आपका अपना अनुभव शेयर करें घर परिवार और बाहर के जो सामंजस्य के साथ एक स्पेशल फील्ड टीचर होने के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद ज्योति जी कि आपने मौका दिया है अपनी बात रखने के लिए। एक मदर होने के साथ साथ एक स्पेशल मदर, जब बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस अपने बच्चे में हो और आप उसको ठीक करने के लिए काम करते हैं, और आपको समझ में आता है कि आपके आसपास इतने सारे बच्चे हैं जिनको ट्रीटमेंट की नीड है, और वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें या बाहर जाकर कोई भी थेरेपी ले सकें। और जब आप काम करना शुरू करते हो तो सबसे पहले एक महिला होने के नाते एक दुख भी होता है कि आपका परिवार आपको पहले सपोर्ट नहीं करता है। वहाँ पे मैं बहुत मतलब खुले तौर पर इस चीज़ को बोलना चाहती हूँ या रखना चाहती हूँ कि जब भी आप सफल हो जाते हैं तो आपकी सफलता के लिए सभी जिम्मेदार होते हैं, पर जब आप शुरुआत करते हैं, आप दहरी लांघने की जब हिम्मत जुटाते हैं, तो लोग भागते हैं उस परिस्थितियों से। उनको ऐसा लगता है कि आप घर की जिम्मेदारी निभाइए, आप एक माँ हैं, आप एक पत्नी हैं, आपका परिवार है, उस परिवार को संभालिए करके। तो वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंज आता है जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं। पर अच्छा लगता है जब हमारे स्पेशल बच्चे जब वो ठीक होने लगते हैं, या उन बच्चों में थोड़ी सी ऐसा लगता है कि चेंजेस आ रहा है, बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, तो वो रिवॉर्ड जो हमको जब मिलता है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आपने तेरा तुझको अर्पण के हिसाब से कुछ लेना नहीं है, बस देना है। तो आप जब इस दुनिया में आए हैं तो दे के जाइए, और इससे अच्छा देना कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। जब देने की बात आती है तो मुझे लगता है कि एक माँ से बेहतर जो शब्द है वो और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को जन्म दे देती तो उसके बाद पूरा जीवन उसके लिए समर्पित होता है। तो देखिए, जो मातृ शक्तियाँ हैं, 9 शक्तियाँ, चाहे 9 दुर्गा के रूप में देखिए, कोशिश तो हमारी यही है कि सभी शक्तियों को आज हम बात करें। तो गायनेकोलॉजिस्ट से बात की और एक माँ से भी बात की, जो कि स्पेशल माँ भी हैं और एक स्पेशल एजुकेटर भी हैं। लेकिन यहाँ इसके बाद बात आ जाती है उन बच्चों को बड़ा होने के बाद सुरक्षा की। आज के समय में जो परिवार है वो बदल रहे हैं। ठीक है कि घर के परिवार में सपोर्ट भी महिलाओं को मिल रहा है, लड़कियां बाहर भी निकल रही हैं, लेकिन लड़कियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज के समय फिर से एक डर हमारे मन में पैदा कर रहे हैं कि क्या हम अपनी बच्चियों को बाहर भेजें। अगर हम भेजते हैं तो क्या उनके साथ कुछ बुरी घटना ना घटे। इसके लिए अहम भूमिका निभाती हैं तरुणा साहू जी, हमारे साथ में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में हैं। खुद महिला होना, पुलिस में जाना और महिला सुरक्षा पर काम करना। आप देखिए, कानून बड़ा पेचीदा है, उसके लिए तो मैं प्रीति से चर्चा करूंगी, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कैसा माहौल आप देखती हैं कि और क्या कुछ होना चाहिए कि बेटियां घर से निश्चिंत होकर निकल तो सकें और वापस आने की गारंटी रहे। आज तो यह है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बेटियों के साथ बुरा ना हो, इसको लेकर माँ पिता बहुत आशंकित रहते हैं। कितना चैलेंज देखती हैं आप महिला पुलिस ऑफिसर के तौर पर? थैंक यू मैम, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। लड़कियों को लेके जिसकी लड़की जब जैसे कि यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट मैम लोग बैठे हैं, तो जब लड़की पैदा होती है, जो हमारा समाज है, तभी से वो चिंतित हो जाता है कि लड़कियाँ जो हैं बाहर जाएंगी तो कैसे रहेंगी और उनका क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो एजुकेशन होता है वो इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब लड़कियां एजुकेट होती हैं तभी वो अपने अधिकारों को जानती हैं, तभी वह जानती हैं कि
क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। तो मैं इसके लिए हमेशा मेरा पहला रहता है कि लड़कियां शिक्षित हों। और अभी वर्तमान में बहुत सारे हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। मैं रेलवे की आरपीएफ इंस्पेक्टर हूँ। हमारे यहाँ एक स्कीम चलाते हैं मेरी सहेली। तो इसमें क्या होता है, जो भी अकेली महिला ट्रैवल करती हैं हम उनको अटेंड करते हैं। और हमेशा जो ट्रेन एस्कॉर्टिंग पार्टी में भी हम देखते हैं कि महिलाओं का जो भी कोई भी महिला जो सफ़र कर रही है उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए हमारी ट्रेन एस्कॉर्टिंग पार्टी में महिला अधिकारी होती है। इसके साथ ही हमारा जो हेल्पलाइन नंबर होता है 139, इसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई लड़का परेशान कर रहा है कुछ भी, तो आप हमें सीधे कॉल कर सकती हैं। और ये कॉल जो होता है वो सीधा ऑल इंडिया लेवल पे कनेक्टेड होता है और उसकी सूचना हमको तुरंत मिलती है और साथ ही हम उसको तुरंत जो है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। इसके साथ ही मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि लगभग मैंने 100 से ज़्यादा बच्चियों को रेस्क्यू किया है, जिसमें लड़के भी शामिल हैं और महिलाएं भी शामिल हैं और छोटी बच्चियों भी शामिल हैं। जनरली बच्चों को पता नहीं होता है, उनको कोई थोड़ा सा बहलाता है कि चलो हम आपको अच्छा जॉब दिलाएंगे। उसमें अंडर एज लड़कियां भी होती हैं और वो बिना सोचे समझे घर से चले जाती हैं। लेकिन आप लोगों को पता है उसके बाद चैलेंजेस बहुत ज़्यादा शुरू होता है। उस समय हमारा काम होता है कि हमेशा मैं अपने सबऑर्डिनेट को बोलती हूँ कि कोई अकेली महिला, अकेली बच्ची अगर आपको दिखे और ख़ासकर यूनिफॉर्म में हो या आपको लगे कि वो अकेली है, तो बिल्कुल आप जाके उनसे पूछिए कि आप कौन हैं, कहाँ जा रही हैं। और ऐसे करते करते लगभग मैंने 100 से ज़्यादा बच्चियों को रेस्क्यू किया है। और हमेशा मैं जागरूकता अभियान भी चलाती हूँ और एक पंडवानी गायिका भी हूँ। तो जब मैं पंडवानी गायन के साथ मैं 10 मिनट की ज़रूर साइबर जो सुरक्षा है उसके बारे में बात करती हूँ और लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि वो हमारे समाज ही नहीं हमारे देश के लिए भी कार्य कर सके। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। मेरे गांव का नाम है गिधावा, जहाँ मेरे पापा टीचर बन के वहाँ पर गए। मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर थे और वो बहुत ही एकदम बिल्कुल आदिवासी बहुल इलाका था। वहाँ पढ़ाई की भी सुविधा नहीं थी। पापा ने बोला बेटा आपको आगे बढ़ना है तो नवोदय विद्यालय आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। मैं बहुत चंचल सी थी, मैंने पढ़ना शुरू किया और 4th और 5th क्लास में मैं पढ़ के सीधा मेरा सिलेक्शन हुआ। हमारे नगरी एरिया से 2 का सिलेक्शन हुआ तो उसमें से मैं एक थी। जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर में मैंने पढ़ना शुरू किया और एक दिन मैं बहुत चिल्ला के गाना गा रही थी। मेरे संगीत सर ने बोला कि कौन गा रहा था इतना चिल्ला के। सब बोले आज तो तरुणा मार खाएगी। उसके बाद बोली तुम गा रही थी। मैंने कहा सर मैं गा रही थी सर, बट सॉरी मैं नहीं गाऊंगी। बोले बेटा तुम बहुत अच्छा गाती हो और जो कलाकार होता है ना वो शर्माता नहीं है। फिर क्या था ज़रूर। तो फिर मैं शर्माती तो बिल्कुल, मैंने कहा तो बहुत, मैं बोली वहाँ से मैं नहीं शर्माऊँगी करके। बोली तुम तीजन बाई को जानती हो? मैंने कहा सर उनको कौन नहीं जानता। बोलते पंडवानी सीखोगी? मैंने कहा हाँ सीखूंगी। बस एक मेरी जर्नी वहाँ शुरू हुई। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आपको एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं अपनी गुरु को प्रणाम करती हूँ। आज वो एक अनपढ़ महिला जिनको बिल्कुल कोई शब्द ज्ञान नहीं था, उन्होंने एक भी क्लास नहीं किया था, 56 कंट्री में उन्होंने अपने प्रोग्राम्स दिए और पंडवानी को उन्होंने विश्व विख्यात बनाया और इसके साथ ही वह पद्म विभूषण से सम्मानित है। तो वो बहुत बड़ी हस्ती हैं और वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। उनके अंडर मैंने इसकी प्रशिक्षण लिया और 2005 में मुझे फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट पंडवानी के लिए दिल्ली से मुझे स्कॉलरशिप मिला। मुझे हर महीना 2000 रुपये मुझे पैसे मिलते थे जो कि मेरे बहुत काम आते थे। अगर हम आज ये बात नहीं बढ़ाते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि वर्दी वाली पंडवानी कैसे गाएंगी। जरा गाइएगा ज़रूर क्योंकि हम देखना चाहेंगे भाई। ज़रूर मैम, श्योर। उसके बाद मैम ने पूछा था कि आप इसमें कैसे आई। उसके बाद मैंने एनसीसी लिया। मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी हूँ और दिल्ली परेड भी मैंने किया हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय मुझे करने का मौका मिला और उनके साथ हमको डिनर करने का मौका मिला। और ये बोलना चाहिए कि दिल्ली परेड जो होता है ना वो बिल्कुल बहुत ही एक सपना होता है बच्चों का जो एनसीसी करते हैं। तो मुझे मौका मिला और उसी समय मैंने जो है पहली बार यूनिफॉर्म पहना। और जब मैं फायरिंग करती थी, मेरी ग्रुपिंग फायरिंग इतनी अच्छी थी कि बोलते थे बेटा आप बहुत अच्छी फायरिंग करते हो। उसके बाद हम वहाँ से आए, फिर मैं कॉलेज पास आउट हुई, फिर मैंने पीजी किया, वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल मिला और साथ ही मैं 12th में भी बिजनेस स्टडीज़ में मैंने गोल्ड मेडल लिया। इसके बाद फिर हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू किया बिलासपुर में और फिर मैं सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करती गई। आप लोग को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 19 एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं मैम, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो
और मैं क्लासिकल शास्त्रीय संगीत भी मेरा कंप्लीट है। मैं संगीत प्रभाकर भी हूँ और गीतांजलि भी मेरा किया हुआ कोई है। फील्ड छोड़ा नहीं आपने? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं उसको। उसके बाद फिर मैम ने बोला पंडवानी गाने के लिए क्या है, यहाँ इतने सारे लोग हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि पूरा मेरे ऊपर आ जाए, तो मैं ज़्यादा 2 लाइन तो गानी पड़ेगी, वही मैं दरबार बोल जी, रही हूँ, छोड़ेंगे ज़्यादा नहीं। समय ना लेते हुए जो पंडवानी होती है वो है पांडव की कथा, तो इसको छत्तीसगढ़ी में गाया जाता है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को 2 लाइन में सुनाऊंगी। बाकी अगर ज़्यादा सुनना होगा तो मेरी टीम है, जो अपनी टीम के साथ मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया परफॉर्मेंस देती हूँ। वाह, बहुत तो बढ़िया। बिल्कुल जी, मैं सुनाना चाहूँगी। बोल दे बिंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोहन, मोर वीणा बजावे त हरि गुण गावे के सो, प्रभु आकर लाजे बचा ले बेगा मोर भाई, मोहन भरे सभा दर बार मेगा मोर भाई, प्रभु आकर लाजे बचा ले बेगा मोर भाई। ओ समय के बात हरे जब दुर्योधन के पेट में ना भूख रहा है ना आँखी में नींद, मामा शौकनी आके बोले भांचा तोला हो कागे है, जब लेते हैं रासो अगले आए हवस, न ते हैं ठीक से खाथस न पीथस, तोला हो कागे है। तब के दारी दुर्योधन बड़े दुखी मन से बोले का बताओ मामा दिल मा दर्द मोला भारी गा राम जय हरी, का बताओ मामा दिल मा दर्द मोला भारी गा राम जय हरी। रानी द्रौपदी के बोली गा लागे गोली समान, तन्हा मोरो जल था बेगा राम जय हरी, का बताओ मामा दिल मा दर्द मोला भारी गा राम जय हरी। बहुत सुंदर, ऐसा होता है बहुत मैम सुंदर। पंडवानी। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, द्रौपदी चीरहरण मेरा ऐसा प्रसंग है, ये मैंने जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुलाया गया था, और तीजन दीदी का भी एक प्रकार का ऐसा प्रसंग है जिसमें हम अपना पूरा टैलेंट दिखा पाते हैं, जिसमें जोश है, उमंग है, भीम सारे कैसे भाव बोलता है। है। हाँ। और द्रौपदी जब मैम एक चोला मुर माटी है गाना होता है, मैं आज उसका एक लाइन जरूर गाऊंगी, तो मैम पब्लिक रोने लगती है उसमें। तो माता रानी की कृपा है, आशीर्वाद है भगवान का कि जो चोला मुर माटी है गाना वो इतना मार्मिक होता है कि मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ। उस समय जब मैं शुरू से लेके अंत तक जब मैं परफॉर्मेंस देती हूँ तो जो मेरे आंसू आते हैं वो नेचुरल होते हैं। बिल्कुल, भाव तो हो मैं एक लाइन गाना बजाना मतलब सुनाना चाहूँगी, और हमेशा ये मैं पुरुषों को भी बोलना चाहूँगी कि जब जहाँ पर बड़े बड़े महारथी बैठे होते हैं, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जहाँ बैठे हैं, और वहाँ पर वो एक स्त्री का सम्मान नहीं कर पाते, जब दुशासन उसका वस्त्र हरण करने की कोशिश करता है और दुर्योधन उसको निवस्त्र बैठाने के लिए अपनी जंघा को पीटता है, और जब स्त्री की जब जब इज्जत नहीं होती है तब तब वहाँ पर होता है महाभारत। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि महिलाओं की इज्जत केवल बातचीत में नहीं होना चाहिए, उनकी इज्जत आपको व्यवहार में भी लाना पड़ेगा। और एक मैं लाइन लास्ट में गा के मैं आपको माइक देना चाहूँगी। जब द्रौपदी भरे पूरा दरबार है, सभी लोग उसको देख रहे हैं और वो जो है बिल्कुल आधे वस्त्रों में खड़ी है, और दुशासन अपनी जंघा को बार बार द्रौपदी को निवस्त्र बिठाने के लिए पीटता है। उस समय का ये गाना है। चोला मोरे माटी है ना, काया मोरे माटी है ना, चोला मोरे माटी है ना, काया मोरे माटी है ना, भाई बंधु कुटुम कबीला, भाई बंधु कुटुम कबीला, जियत भर के साथी ना, चोला मोरे माटी है ना, काया मोरे माटी है ना। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। प्रतिभा की कमी नहीं है, उसको दिखाया तरुणा जी ने कि एक महिला के पास में इतनी योग्यता होती है। उन्होंने ही कहा था कि वो रोटी बना भी सकती है, रोटी कमा भी सकती है, कला साध भी सकती है और महिला की सुरक्षा भी कर सकती है। तो एक बार मुझे लगता है ज़ोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए अपने लिए, क्योंकि हम महिला हैं इसलिए हमें गर्व करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि वो बच्ची शादी होकर जब दूसरे घर पे जाती है, क्या उसको दूसरे जन्म होता है शादी के बाद, क्या उसको वैसा वहाँ माहौल मिलता है कि वो करियर बना सके? अगर ऐसा माहौल मिलता है तो आप समझिए कि किसी भी माता पिता के लिए जो बेटियां हैं वो बोझ नहीं होती हैं। प्रीति से जब मैं चर्चा कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि प्रीति का जो करियर है
वो शादी के बाद का है। लॉ जैसे विषय में पढ़ाई करना, LLM करना, अपने 2-2 बच्चों के साथ रेगुलर कोर्स करना, PhD करना और फिर लॉ HOD बन जाना, वकालत भी वो कर सकती थी। तो ऐसे में पति का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट एक महिला को उसके सपने को पूरा करने में कितना बड़ा रोल अदा करता है। प्रीति, मुझे लगता है इस विषय पे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि शादी हो गई, करियर ख़त्म हो गया, पति के पैसे पे खाइए, मौज करिए और आराम से रहिए। लेकिन आपने अपनी पहचान बनाई है, इसलिए आज हमने आपको बुलाया है। बताइए कितने चैलेंज होते हैं। धन्यवाद ज्योति जी। मैडम, महिला के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो महिला होना ही है। मैं अपनी जर्नी यदि बताऊं, जैसा कि ज्योति मैडम ने कहा, तो मैं आपको बताना चाहती हूं आप लोगों को कि मैं 6 बहनों के बीच की चौथे नंबर की लड़की रही हूं। तो आप समझ सकते हो कि 6 बहनों के साथ यदि कोई पल बढ़ रहा है तो माता पिता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस बेटी की सुरक्षा और परिवार की इज्जत की बात होती है। महिलाओं के पास सिर्फ 2 कंधे नहीं होते हैं कि एक कंधे पे वो परिवार की इज्जत लेकर चल रही है और दूसरे कंधे पे अपनी सुरक्षा। जब वो शादी करके जाती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर ससुराल की भी इज्जत और बच्चों की भी सुरक्षा। इसके साथ साथ मेरी जर्नी जो इजी लगती है सबको कि प्रीति ने इतने समय में ये कर लिया, मैडम उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी LLB करना। क्योंकि लोग कानून को उतने आसानी से नहीं लेते। कानून की जानकारी होना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लड़की कानून के बारे में बहुत जानकारी रखती है तो भी समाज के लिए आसानी से वो एक्सेप्टेबल नहीं होता कि अरे इसको तो कानून के बहुत ही नॉलेज है या कानून का ज्ञान है तो ये मिसयूज़ कर सकती है। तो खैर मैडम, मैंने LLB गोल्ड मेडल के साथ पास किया, मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरे सपने को जिया मेरे हस्बैंड ने। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि एक औरत के सिर्फ अपने दम पे आगे बढ़ सकती, कहीं ना कहीं अगर उसका जीवन साथी बहुत अच्छा है तो वो सब कुछ कर सकती है। मैडम, मैंने मई में मेरी शादी हुई और मैं जून में LLM में एडमिशन लिया और इसी बीच पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 3 महीने के बाद मेरा मिसकैरेज होता है। मैं मानसिक रूप से थोड़ी सी बहुत आहत थी, शारीरिक परेशानियां भी थी। मैंने LLM का पेपर दिलाया, फिर उसके पश्चात मेरी फिर से प्रेगनेंसी हुई और 8वें महीने में मैंने एक कमज़ोर सी बच्ची जो कि 1 किलो 400 ग्राम की थी और डॉक्टर बहुत एक मुझे बता दिए थे कि थोड़ा इसका केयर करना पड़ेगा, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। ऐसे समय में मैं नई शादी थी मेरी, मैं घर परिवार की जिम्मेदारी मैं चला रही थी, क्योंकि टिपिकल ब्राह्मण परिवार की बहू होना और वो भी एक ऐसी बहू कि पहली बार जो परिवार से बाहर निकलकर जिनके परिवार की बहू ने बाहर पढ़ने के लिए कदम रखा है, घर में एक छोटी सी प्री मैच्योर बच्ची, उसके साथ मैंने अपने LLM की पढ़ाई कंप्लीट की। और मैडम, मैं ये बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति करती हूँ कि मैंने उस LLM की पढ़ाई में गोल्ड मेडल लिया। मैंने रविशंकर यूनिवर्सिटी टॉप किया, फिर मैंने MPhil किया, फिर उसके पश्चात जब मैं PhD के लिए रजिस्टर्ड हुई तब पता चला कि मैं सेकेंड बार मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर मैंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं रोकी। मैंने कहा कि परिवार और बच्चे, मैडम मेरा ऐसा था कि परिवार आपके रास्ते में कभी बाधक नहीं हो सकता, एक महिला सब कुछ कर सकती है। क्योंकि जब मैं एक प्री मैच्योर बच्ची को 3 महीने तक बंद कमरे में रखकर जो मैंने उसको अकेले पाला, वो आज भी मुझे ये देता है, मुझे एक एग्जाम्पल देता है कि जब मैं उस समय वो कर सकती थी तो अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि ये सही बात है, माँ से बड़ी योद्धा कोई नहीं हो सकती। और मैंने उस फील्ड में बहुत आगे जाकर काम किया और आज जो भी हूँ बस अपने संघर्ष के। तो देखिए, ये चुनौती है, ये ऐसे पल हैं कि हम किसी महिला को सफल देखते हैं, उसको सम्मान मिलते देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उस महिला के पीछे की जर्नी को जानने की कोशिश की कि कितना उसको परिवार से चैलेंज मिला, कितना पति से सहयोग मिला या नहीं मिला। बहुत सारे परिवारों में नहीं भी मिलता, लेकिन अगर महिला को अपनी पहचान बनाना है तो परिवार, बच्चे के साथ वो सब कर गुजरती है। और सबसे बड़ी बात जब हम महिला की करते हैं तो हमें लगता है कि हमें हर हाल में, हर उम्र में खूबसूरत दिखने की इच्छा होती है। इसी को प्रोफेशन बनाया डॉक्टर रश्मि दुबे ने, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और ऐसे केसेस पे वो काम कर रही हैं। जो कई बार ये होता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के ज़माने में सबको सुंदर दिखने का है, सबको क्या फ़िल्टर लगाई वाली फ़ोटो की तरह सुंदर दिखना है। तो ऐसे में जो स्किन स्पेशलिस्ट है उसके सामने कितने चैलेंजेस होते हैं, उन्हें खूबसूरत बनाना या दूसरों के बिगाड़ी गई गलतियों को सुधारना। मुझे लगता है डॉक्टर रश्मि, आज आपको ये शेयर करना पड़ेगा कि आपके अपने चैलेंजेस कितने हैं इसमें। थैंक यू सो मच ज्योति मैम। बिल्कुल सही कहा। अभी आज के समय में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं।
सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज़ को देखकर ओवरनाइट चेंजेस चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत बिगड़े हुए केसेस आते हैं जो कि पहले कहीं ऐसी जगह से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, विदाउट एक्सपर्टीज़ कुछ लोगों ने ट्रीटमेंट किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगी, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि ये महिला दिवस का प्रोग्राम है, कि आप जैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपने बेस्ट वर्जन में आने की कोशिश करिए, ना कि ख़ुद को बदलने की या रिक्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि हर किसी का एक बेस्ट सेल्फ होता है, उसको अचीव करना है। अगर आप 40 साल की उम्र में 40 साल जैसे ही दिखेंगे, अपना बेस्ट दिखेंगे, तो भी आप बहुत खूबसूरत दिखेंगे, ना कि सोशल मीडिया के या इन्फ्लुएंसर्स के प्रलोभन में आके कोई भी गलत प्रोडक्ट ट्राई कर लेना, कोई भी गलत ट्रीटमेंट करा लेना। आजकल सैलून्स वगैरह में भी बहुत हाई एंड ट्रीटमेंट शुरू हो गए हैं जो कि प्रॉपर लेज़र मशीन्स पे नहीं होते, या सही तरीके की यूएसएफडीए अप्रूव्ड मशीन नहीं है, लोग कर रहे हैं। उसके चलते आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होते हैं वो लाइफ लॉन्ग नहीं जाते। और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पहले उस पेशेंट के उस कॉम्प्लिकेशन को हटाना है, उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना है। इसके अलावा लोग ओवरनाइट एक्सपेक्टेशंस लेके भी आते हैं, तो अभी काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है और लोगों को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा कि क्या रियल है, क्या फेक है, और आप अपना बेस्ट सेल्फ किस हद तक और कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर रश्मि ने जो बात कही, मुझे लगता है उसमें एक बात जो है वो हम महिलाओं को समझने की, वो ये है कि अगर हम 50 के हैं तो ये हमारी खूबसूरती है। 50 साल की जो जर्नी का संघर्ष हमारा था, जो अचीवमेंट हमारा है, तो हमारे चेहरे पर वो दिखना चाहिए। क्या ज़रूरत है कि हमको 50 की उम्र में 25 में दिखने के चक्कर में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट आप करा लें कि आपका चेहरा ख़राब हो जाए और दिखने के काबिल ही ना रहे। तो थोड़ा संभल कर, और जब आप स्किन एक्सपर्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उनको भी देखने की ज़रूरत होती है कि क्या वो एक्सपर्ट हैं या नहीं है। महिलाओं का प्रोग्राम है, इसलिए मैं थोड़ी महिलाओं को सचेत भी कर रही हूँ, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि बहुत अच्छा तबका है, बहुत अच्छा परिवार है, तब तो सब कुछ अच्छा है, सपोर्ट मिल गया, आपने मुकाम हासिल कर लिया। तकलीफ़ वहाँ शुरू होती है जब आपके पास में फाइनेंशियली स्ट्रांग आपके पास पोजीशन नहीं है, घर पे अगर माता पिता का सहयोग नहीं है या उस देने के लायक नहीं है, और बच्चे में कैलिबर जो है, योग्यता जो है वो कूट कूट कर भरी है। ऐसे में वो बच्ची, आप सोचिए उसको कैसा फील होगा कि मुझे उस ऊंचाई को छूना भी है लेकिन कोई मुझे घर से चलने भी नहीं दे रहा है। ऐसा ही चैलेंज फेस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बनी नेहा यादव, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा, मैं जब महिलाओं से चर्चा करती हूँ और उसके चैलेंजेस सुनती हूँ ना, तो हर बार परिचय देते समय मेरे रोए खड़े होने लगते हैं। बड़ी मुश्किल होती है महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों में निकलने के लिए, और हर फील्ड का चैलेंज है। अगर आप पॉलिटिक्स का भी मैंने देखा, खेल में भी पॉलिटिक्स है, या वहाँ पर कितनी चुनौती है, वहाँ पर बच्चियों का मनोबल कैसा बढ़ाने का है, घटाने का है, कैसा माहौल रहता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने के लिए क्या कुछ संघर्ष किया आपने? सबसे पहले आपको जय जोहार मैम। मोर नाम नेहा यादव है, मैं रायपुर गोपियापारा पुरानी बस्ती में रहती हूँ। जब कहना चाहिए कि मोर पापा जो रही से पेट में तब से छोड़ दी, तो मोर मम्मी जो रही से 3 महीना के अवस्था में मतलब पेट में पाल के बड़े करे, तो वो सबसे बड़े चैलेंजेस। वो चाहती तो अबॉर्शन करा के दूसरा शादी करके जा सकती से, पर वो नहीं करी। वो मोर लेकर पालना है, पोसना है और बड़े करना। और जब मैं खेले चालू करे हूँ तो कहना चाहिए कि मोर मम्मी बहुत ताना मारे, अरे तोर बेटी वैसे भेजता वैसे भेजता। जब मैं कुश्ती लड़ूँ तो नान ड्रेस पहना के लड़ा था, ऐसे बोले कि नान 10 जन लड़का के बीच में लड़ते, नान छोटे छोटे कपड़े पहनते। तो मोर मम्मी कुछ नहीं कही से, मोर मम्मी की से ते खेल कबर की वहाँ पे सपोर्ट रही मोर मम्मी के, तेज जोला खेलना खेल, जो उन कहा बोला थे, कैसे बोला थे, ओला मत देख, तो खेलना है खेल। फिर एक लेवल तक पहुँचे हूँ, खिलत खिलत आगे बढ़े हूँ। फिर एक बात आते कि अरे तो टुरिल तो जब देख बे इती जाते उती जाते कि के ताना मारे। हम ऐसे माहौल से आथान कि छत्तीसगढ़ यार, तो अरे ए टुरी का करी
एला तो कुछ नहीं है, बैग ला धरे धरे इती जाते उती जाते। तो मोर मम्मी ला ऐसे भी कहे तो टूल तो देख ले, जब देख बे बैग ला धरते उती जाते मोर मम्मी कुछ नहीं कहा, सिला झुका के चल दे रही। तो जो मोर मम्मी चैलेंज देखे है सबके लोगन के ताना, वहाँ से मोला हिम्मत मिलते। जब मोर मम्मी कुछ नहीं कहा थे तो मैं काबारी कर पीछे हटूँ नहीं, मोला वो आगे बढ़ना है। जब इंटरनेशनल के लिए मोर सिलेक्शन हुई से, जब मैं इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट करे गया हूँ, तो मोर मम्मी के आँख में इतना खुशी रही से नहीं मोर बेटी कर दिखाई। और रही बात हमन जो रोहतई शब्द कहते ना यादम अल्लाह, तो मोला मम्मी की से तो रोहतई के बेटी तय रोहतई बनी, तो मैं कुछ नहीं कह, मैं बोले बस चुपचाप हंस के निकल गया। मैं कहा था कि रोहतई की बेटी रोहतई नहीं बने, एक मुकाम हासिल करके भी दिखा सकते। और ये मोर चैलेंज रही से, और मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करें और मैं वो मुकाम ला हासिल करें कि हर लड़की ला ये कहा था कि तुम्हारे आगे में बहुत सारा पत्थर कंकर गोटी माटी आई होला, सब ला झाड़ू लगा निकलूँ और आगे बढ़ूँ। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात है। और जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारे चर्चा करने के पीछे मकसद भी यही है कि कहीं ना कहीं इन बेटियों से, इन बहनों से, इन महिलाओं से अगर समाज की 10 महिला भी प्रेरित होती है तो समाज की दशा और दिशा निश्चित रूप से बदल जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे फील्ड पे महिलाएं काम कर रही हैं और हमें लगता है कि हम केवल अपने घर का काम करके हमारे लिए बहुत बड़ा काम होता है, हमारे पास समय नहीं बचता। सुदेशना रूहान जी का जब मैं जिक्र करती हूँ तो अक्सर मेकाहारा में वो आपको घूमती दिख जाएंगी, लोगों से लड़ते दिख जाएंगी, जूझते दिख जाएंगी, अपने लिए नहीं, उस कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, उस कैंसर पेशेंट के इलाज की सुविधा के लिए, उस कैंसर पेशेंट के साथ जिसके लिए घर के लोग भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसा रोग है जिस पर लंबा समय लगता है, बहुत पैसा लगता है, मनोबल तो टूटता ही है। ऐसे में जब कोई महिला अपनी ज़िंदगी को किनारे रखकर जब आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है ये क्या है, ये महिला ही कर सकती है। सुदेशना जी, आपके भी काम को हम सैल्यूट करते हैं, कुछ आप अपनी भी जर्नी हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। थैंक यू ज्योति जी। एक तो आज सारी महिलाओं से मिलना और उनके एक्सपीरियंसेस को सुनना, वाकई आपके साथ मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। एंड वी ऑल शेयर अ कॉमनैलिटी कि सारी महिलाओं को, आज जितनी भी हम महिलाएं हैं या जो हमें देख भी रही हैं, सबकी अपनी एक जर्नी है, सबका अपना एक स्ट्रगल रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बीटेक किया, एमटेक किया NIT रायपुर से, और जैसा होता है अमूमन कि अब ये बाहर चली जाएगी, रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड शी विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। लेकिन रिसर्च चूँकि मेरा कैंसर पर था और मैंने रिसर्च के दौरान जब मैं मेकाहारा अस्पताल जाती थी, बहुत सारे पेशेंट्स को इस बीच हमने खोया और उनका संघर्ष समझ में आया। तब मालूम हुआ कि जो शिक्षा है उसका मूल उद्देश्य है कि आप जब इतने एम्पावर्ड हो जाएं तो फिर वहाँ जाएं जिनको आपकी ज़रूरत है, आप उनका हाथ पकड़ के उनको भी आप मेन स्ट्रीम तक लेकर आएँ। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल गिव माई लाइफ टू देम, और फिर कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करना शुरू हुआ। और आज जब हम ये डिफरेंसेस की बात करते हैं, जो जेंडर का जो फ़र्क आता है, वो हम कैंसर के इलाज में भी देखते हैं, क्योंकि महिलाएं और बच्चे वो होते हैं जो लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आते हैं, इसलिए कि महिलाएं बहुत हद तक आज भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो फैमिली के डिसीजन में जो है डिसीजन मेकर नहीं है, और बच्चों का भी वही है। इनफैक्ट हम छत्तीसगढ़ में कई बार ये भी देखते हैं कि अगर कोई बच्ची है और उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उसमें चांसेस ये हो जाते हैं कि उसका इलाज शायद उसे उस स्तर का ना मिल पाए, उससे परिवार फिर वापस इलाज के लिए ना लेकर आए एज़ कम्पेयर टू अ मेल चाइल्ड। और यही हालत महिलाओं की भी है। तो इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस हम देखते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा काम, अवेयरनेस, शासन, प्रशासन और समुदाय को आगे आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसको और बताइए कि अभी तक जो केसेस आप देखती हैं उसमें आपको लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर आप कितना कर पाएंगी, किस तरीके से करती हैं, मतलब आपको कितना दौड़ भाग करना पड़ता है, क्या ट्रीटमेंट के लिए, क्या सहयोग के लिए, इसको कैसे फाइनलाइज करके आप काम करती हैं? देखिए, हम जो है निरामय कैंसर फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ के उन पृथक NGOs में से एक हैं जो कैंसर पर काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है जो मार्जिनलाइज कैंसर पेशेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। जैसे इन दिनों हम एक काम कर रहे हैं जिसमें जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे एम्स अस्पताल में आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनका जो
डायग्नोसिस है या उनकी जो जांच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम सहयोग कर रहे हैं, वो हमारे एनजीओ और कोलैबोरेशन पार्टनर्स के माध्यम से हो रहा है। उसके अलावा जो है महिलाओं और बाकी कैंसर पेशेंट्स की साइकोसोशो काउंसलिंग होती है, उनके पोषण में सहयोग होता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अहम बात सुदेष्णा जी ने कही, और सवाल ये उठता है कि जब कोई बच्ची बड़ी हो रही है, युवा हो रही है, तो उसके अपने भी सपने होते हैं, अपने जीवन को लेकर वो सपने देखती है, लेकिन कब उसका सपना दूसरों के सपनों से जुड़ जाता है, ये वही महिलाएं हैं जो अलग अलग फील्ड पे काम कर रही हैं। सबका एक एक संदेश मुझे लगता है महिला दिवस के मौके पर जाना चाहिए। तरुणा जी, मैं आपसे शुरुआत करूं कि पुलिस इंस्पेक्टर, एक लोक कलाकार और एक घरेलू महिला, क्योंकि वर्दी के बाद हम एक महिला ही हैं, चाहे किसी भी फील्ड पे रहे, क्या संदेश होगा आपका? आज महिला दिवस के अवसर पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। फिर से रिपीट करूँगी, पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। हम सब महिलाओं को ये कोशिश करनी है कि श्रृंगार तो हमारा गहना है, लेकिन हमको आत्मनिर्भर बनना है। अगर मैं ये बोलूँगी कि आप जो है जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, कोई फील्ड छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप अच्छा कुक हैं तो एक बहुत अच्छी कुक बनिए। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छी कलाकार हैं तो आप एक बहुत अच्छा कलाकार बनिए। आपको जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़िए, लेकिन पहचान खुद की होनी चाहिए। हमको अब हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हम घर में रोटी भी बना सकती हैं और रोटी कमाने का दम भी रख सकती हैं। तो मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आप जो है बहुत आगे बढ़ें, बहुत पढ़ाई करें, और कुछ भी आपको लगता है, यहाँ पर जैसे बहुत सारी अलग अलग फील्ड की महिलाएं हैं और हमारे लायक कोई आपको लगता है कि हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिला है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे लायक, मेरी पोस्टिंग में अभी आरपीएफ थाने राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। अगर मेरे लायक कुछ भी आपको लगता है तो आप मुझसे बिल्कुल डायरेक्ट आप बात कर सकती हैं और मेरी हेल्प ले सकती हैं। थैंक यू सो मच। मैं महिलाओं को जो संदेश देना चाहूँगी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ फीमेल, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं को, औरतों को एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखने की। फीमेल्स को एक दूसरे के लिए काइंड होना बहुत ज़रूरी है, और ये शुरुआत हमारे घर से होती है, ये शुरुआत हमारे ससुराल से होती है, ये शुरुआत कॉरपोरेट ऑफिसेस से होती है, ये शुरुआत हॉस्पिटल से होती है, ये शुरुआत वर्क प्लेस से होती है, ये शुरुआत स्कूल से होती है, हर जगह। तो कम से कम महिलाएं आपस में कंपटीशन ना करें। आपको नहीं पता कौन किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। आज किसी का मूड अगर ख़राब है तो आप भी उसके साथ ख़राब हो जाएं। थोड़ा रुकें, थोड़ा सा दयालु बने, तो मुझे लगता है कि हम एक बेहतर समाज स्थापित कर पाएंगे। एजुकेशन इज़ पावर। तो मैं आज यही संदेश देना चाहूँगी कि आप हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, बट अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आगे आपको जॉब करना है नहीं करना है ये आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन आपकी पढ़ाई आपके परिवार निर्माण में भी काम करेगी, आपके सामाजिक निर्माण में भी काम करेगी, आपको अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने में भी काम करेगी। तो जब तक आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, आप अवेयर नहीं हैं, आपको अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं है, तब तक आप अपना समाज में वो योगदान नहीं दे सकती जैसा आपका योगदान होना चाहिए। तो प्लीज़ पढ़िए, आगे बढ़िए, और आगे जाके आप अगर एजुकेटेड हैं और आप 40 साल की उम्र में भी डिसाइड करती हैं कि मुझे कुछ करना है, आप अपने लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। काम शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। मेरा ये संदेश सभी महिलाओं के लिए है, और ख़ासकर उन लड़कियों के लिए जिन्होंने अभी अभी सपने देखना शुरू किया है। आप कभी भी एक लड़की होने के नाते या महिला होने के नाते किसी भी चीज़ में अपने आप को कमज़ोर ना समझे। सामंजस्य बनाना सबसे बड़ी बात है। हम महिलाएं अगर सबसे पीछे हटती तो मानसिक रूप से परेशान होकर, और मेरा ये कहना है कि हम अपने जीवन की नायिका हैं, हमारा जीवन है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी खुशी सबसे ज़रूरी है। यदि हम खुश रहने की कोशिश करेंगे, खुश रहने के लिए हम कदम बढ़ाएंगे, तो यकीन मानिए न सिर्फ आप आत्मनिर्भर होंगी, बल्कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगी। और एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, पर घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास पर्याप्त कानून है। बस हमको एक हिम्मत चाहिए कि हम उस कानून का प्रयोग कर सकें। यदि कोई हमारे साथ या हमारे आसपास किसी भी महिला के साथ कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाइए, हिम्मत दिखाइए, पुलिस का
के पास जाइए और कानून का प्रयोग करना सीखिए, तो यकीन मानिए कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। मैं उन महिलाओं को बोलना चाहूँगी, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कौन क्या बोल रहा है, दोनों कान बंद कीजिए, 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांसों का जैसे छोड़ेंगे वैसी बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़िए। मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने लिए कोई दायरा खुद से मत बनाइए, ना किसी का इंतज़ार करिए कि कोई आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर की दुनिया में लेके जाएगा और कुछ बनने में आपकी मदद करेगा। आप सेल्फ से बनना सीखिए और अपने आसपास के लोगों से जुड़िए और उनकी मदद कीजिए, और उससे पहले अपनी मदद कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी के लिए वर्क करने जा रहे हैं और अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने दायरे में मत फंसिए। और कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है तो प्लीज़ छोड़ने की कोशिश भी कीजिए। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चाहे जिस उम्र की हो, आप 20 साल की हो, आप 70 साल की हो, आप 50 साल की हो, आपके पास एक बहुत इंडिविजुअल सपना होना चाहिए जिसके साथ आप रोज़ सुबह उठें। वो सपना केवल आपका हो और वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसके लिए दैट मोटिवेट्स यू कि आज मुझे पलंग से उतर कर नीचे पैर ज़मीन पर रखना है क्योंकि आई हैव समथिंग टू डू। और अपने आप को किसी और की टाइमलाइन पर मत बांधिए। ये आपका जीवन है, ये उतना ही अनोखा है, इतना ही खूबसूरत है और उतना ही इंडिविजुअल है। उस इंडिविजुअल टाइमलाइन की आप उसकी इज्जत करिए, देखिए आपके लिए क्या खूबसूरत है, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एंड कम आउट विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट यू हैव। दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू। सभी के फील्ड से जुड़े बहुत ही सुंदर संदेश ये थे। और जब पूरी प्रकृति ने हमने सृजन की जिम्मेदारी दी है, माँ बनने का एहसास सिर्फ और सिर्फ इस आधी आबादी के पास ही है, तो केवल देना ही नहीं, कुछ पाने के लिए अपने जीवन की तरफ देखिए, अपनी खुशियों, अपने सपनों को भी देखिए। हम आधी आबादी हैं, इसलिए पूरे हक के तलबगार केवल मुंह उठाकर देखते ना रहें, उसके लिए कदम उठाइए, क्योंकि हक कभी भी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। तो चाहे कानून के सहारे से उठाइए, चाहे पुलिस के सहारे से उठाइए, शिक्षा के स्तर से उठाइए, राजनीति के स्तर से उठाइए, खेल के स्तर से उठाइए, चाहे किसी भी क्षेत्र से उठाइए, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि आवाज़ देर से ही सही पहुंचती ज़रूर है। फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।